फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन वीजा वर्कर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए किस कंट्री ने लॉन्च किया है, ये बताना है। यूएसए, जापान, यूएई या इजराइल। सही आंसर है सी, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ये भाई साहब अपना हिंदुस्तान देख रहे हो, यहाँ पे सऊदी अरेबिया के पास ये यूएई कंट्री है, इसने जारी किया है ग्रीन वीजा। हमने करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था क्या है ग्रीन वीजा, करंट अफेयर का लेक्चर देख सकते हो आप, उसमें जान सकते हो क्या है ये। नेक्स्ट बताना है, समग्र शिक्षा स्कीम के अकॉर्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि समग्र शिक्षा स्कीम जो योजना है ये इंटीग्रेटेड स्कीम है और ये प्री स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी एजुकेशन को कवर करती है। नेक्स्ट कह रही है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इस स्कीम को इस योजना के पॉलिसी के अंदर ही एक तरह से अलाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो निपुण भारत मिशन अभी लॉन्च किया है ये समग्र शिक्षा स्कीम से अलग है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 2 ओनली, 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई साहब तीसरा बिल्कुल गलत है, निपुण भारत मिशन ये भी समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर ही है, ये कह रहा है हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम दिस, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही इसको अलाइन कर दिया गया है। और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्री स्कूल यानी कि स्कूल से पहले आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते हैं वहां से लेके 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक के बच्चे कवर हैं, एजुकेशन कवर है 12th क्लास तक की, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर सिर्फ 2 ओनली हो जाएगा, करेक्ट बताना है, यानी कि बी करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है, जो म्यूटेशन है वायरस में ये नेचुरल पार्ट है एवोल्यूशन का, मतलब वायरस में जो इवोल्यूशन होता रहता है, वायरस अपना स्टेज चेंज करता रहता है, ये नेचुरल है, होना ही होना है। नेक्स्ट है कि जो वेरिएंट है वायरस का वो बहुत सारे म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 दोनों सही दोनों गलत, सी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे सही है। म्यूटेशन वेरिएंट अच्छे से समझा हुआ है हमने, अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट आपको बताना ई श्रम पोर्टल क्या है, इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। पहली कह रही है ये देखो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कर्मचारी काम करते हैं दोनों का डेटा तैयार करेगा। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए इशू होगा, और ई श्रम कार्ड, एक कार्ड दिया जाएगा जैसे आधार कार्ड होता है, ऐसा कार्ड दिया जाएगा, उस पर नंबर होगा कर्मचारी का कि कहाँ पे काम करता है, कितनी मतलब डिटेल वगैरह उसकी सारी होगी। इस तरह से उनको क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो होती हैं, मान लो पेंशन वगैरह की स्कीम होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, तो उनका फायदा मिल सकेगा उनको। तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली, 2 दोनों सही दोनों गलत। देखो भाई साहब इसमें सिर्फ बी करेक्ट होगा, दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए वर्कर के लिए ही डेटा तैयार होगा ई श्रम पोर्टल पे, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसमें कह रहा दोनों ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। नेक्स्ट आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी है आपको, इस बार करेक्ट ही बतानी है यार। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है, करेक्ट बतानी है कि एवरी 2 ईयर में, हर 2 साल में जो यूएनएससी है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है यूएनएससी के, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 10, उन 10 को हर 2 साल में यूएनजीए इलेक्ट करती है क्या। आपको बताना है जो यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है, यानी कि जो भी आदमी इसका मतलब कंट्री बनता है प्रेसिडेंट इसका, वो क्या है इलेक्ट होता है, इसके मेंबर स्टेट होते हैं जो काउंसिल के, वो सारे मिलके इलेक्ट करते हैं फिक्स्ड टर्म के लिए। आपको बताना है करेक्ट कौन सा भाई साहब, 1 ओनली, दूसरा केवल दूसरा, या दोनों सही दोनों गलत। देखो भाई साहब दोनों के दोनों गलत है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि हर साल एवरी ईयर 5 मेंबर इलेक्ट होते हैं अगले 2 साल के लिए, तो इसलिए गलत हो जाता है। इसमें कहा है हर 2 साल में 10 मेंबर, नहीं 10 मेंबर तो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, लेकिन हर साल में, एक साल में 5 होते हैं इलेक्ट अगले 2 साल के लिए, अगले साल फिर 5 होंगे अगले 2 साल के लिए, तो टोटल 10 होते हैं। तो नेक्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि देखो इलेक्ट नहीं होते प्रेसिडेंट यूएनएससी के, नॉन इलेक्ट होते हैं, क्योंकि देखो जो भी 15 मेंबर हैं इसके, 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी के, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, जिनका नाम जैसे इंडिया अभी अगस्त मंथ के लिए प्रेसिडेंट था, तो अगला नाम मान लो आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम, जो भी नाम पे आएगा किसी कंट्री का नाम वो ही इसका प्रेसिडेंट होगा, तो नॉन इलेक्टेड होता है, इसलिए गलत है दोनों के दोनों। नासा और इसरो का एक निसार नाम का प्रोजेक्ट है। नासा भाई साहब अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है, और इसरो है इंडिया की। नासा का मतलब क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक एजेंसी है, और इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनका एक प्रोजेक्ट है निसार। तो ये क्या क्या फ़ायदा होगा इससे, ये बताना किसके लिए काम होगा। ये अर्थ की जो चेंजिंग इकोसिस्टम है, या आइस मासीज है, बर्फ़ जो पिघल रही है, इसको मेजर किया जा सकता है क्या इस सैटेलाइट के जरिए। नेक्स्ट ये इन्फॉर्मेशन देगा सी लेवल राइज और ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग।
ये अर्थ के सरफेस पे क्या क्या मूवमेंट हो रही है, चेंज हो रहे हैं, उसको भी डिटेक्ट करेगा। 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे करेक्ट हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये किससे एसोसिएटेड है ये बताना है। कार्नेटिक वार से, एंग्लो मराठा वार से, या बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का जो लड़ाई हुई थी उससे, या बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई से। ये भाई साहब इसका करेक्ट आंसर है डी, बैटल ऑफ प्लासी, जो भाई साहब लगभग 1757 में हुई थी, 27 जून 1757। और ये क्या है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये भाई साहब देखो 20 जून 1757 को ये क्या था, अंग्रेजों ने लगभग 146 आदमियों को एक कमरे में बंद कर दिया था, लगभग वो 14 × 18 फीट का था वो कमरा। अब इतने आदमी को बंद कर दिया और उसमें कोई विंडो भी नहीं, और वो आदमी सुबह देखा, सुबह तक उनमें से 123 आदमी मर गए थे, सिर्फ 23 आदमी जिंदे थे। सफोकेशन से मर गए भाई साहब, सांस ही नहीं आ रही थी, इतने छोटे कमरे में इतने आदमी आपने भर दिए, गिरफ्तार कर दिए, तो मरेंगे ही ना। तो बैटल ऑफ प्लासी हमने देख लिया कब हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी देख ली। नेक्स्ट आपको बताना, और एक चीज़ याद रखनी, हाँ, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, ये किसने दी थी सबसे पहले, रिचार्ड नाम का एक आदमी था, रिचार्ड काविंसन, ये आदमी था, इसने दी थी। और नेक्स्ट आपको बताना बैटल ऑफ प्लासी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी से क्या है, बंगाल के नवाब से अच्छे प्रभावित कर दिया था, उसको इन्फ्लुएंस कर दिया था इसके कारण। और इसके बाद क्या है, जो रिवेन्यू है, ट्रेड से जो रिवेन्यू होता था उसमें कोई कंसेशन मिल गई थी, मतलब रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने की पावर इसको मिल गई थी ब्रिटिश को, इस प्लासी का जो बैटल हुआ था इसके बाद। इसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रेटर मिलिट्री माइट भी, मतलब ग्रेटर मिलिट्री भी उभर के आई थी इनकी, और जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर है वो बंगाल से दूर इनकी बढ़ती चली गई थी। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली 2 ओनली, दोनों सही है दोनों गलत। भाई साहब दोनों के दोनों सही है। बैटल ऑफ प्लासी जब जीतने के बाद, जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने जीत ली थी, तो उनकी पावर बढ़ गई थी, रेवेन्यू कलेक्शन की पावर भी मिली थी इन्हें इस एरिया में, मतलब टैक्स वसूलते थे किसानों से। नेक्स्ट आपको बताना है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की जो संधि है कौन सी बैटल लड़ाई से संबंधित है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, सेकंड कार्नेटिक वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ये भाई साहब बैटल ऑफ बक्सर से, ये 1764 में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर, जो ये अवध का राजा था ना सहसूजा, उससे हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अंग्रेजों के बीच में और अवध का जो किंग था। नेक्स्ट आपको बताना है मुगल पीरियड के दौरान जो परवान नाम की एक टर्म यूज की जाती थी, आपको बताना है किसके लिए यूज की जाती थी। ये प्रोविंशियल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती थी उसको परवान बोलते थे क्या, एम्परर, राजा अगर कोई ऑर्डर जारी करता था उसको परवान बोलते थे क्या, या हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को कोई ऑर्डर देती थी, आदेश, उसको बोलते थे क्या परवान, या फिर रॉयल फैमिली का मतलब राजा की कोई फैमिली ऑर्डर दे रही है किसी मेंबर को तो उसको परवान बोला जाता था क्या। इसका सही आंसर है भाई साहब सी, जो हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर देती थी उसको परवान बोला जाता था। देखो ये निशान, अगर कोई रॉयल फैमिली का मेंबर किसी कर्मचारी को ऑर्डर दे रहा है तो वो निशान बोलते थे उसको, निशान। अगर कोई एम्परर, राजा किसी ऑर्डर जारी कर रहा है उसको बोलते थे फरमान मुगल काल में। अगर कोई हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर दे रही है तो परवान। और अगर मान लो कोई प्रोविंशियल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको बोलते थे सिया हुजूर। तो ये टर्म देखो पूछ लेता है यूपीएससी, आपको याद रखना है, ये यही था आज के लेक्चर में।